तो चलिए हम आज के बेहतरीन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं और बहुत यूनिक क्वेश्चन छिपे हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत यूनिक क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये क्वेश्चन कौन से होंगे और किस टॉपिक से उठेंगे? तो आज का हमारा बेहतरीन टॉपिक है एल्कीन। आज का जो हमारा बेहतरीन टॉपिक है वो है एल्कीन। एल्कीन के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ना पड़ेगा उसको बनाने की विधियां। बनाने की विधियों के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा भौतिक गुण। भौतिक गुण के बाद अपने को पढ़ना पड़ेगा रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण पढ़ने के बाद उसके उपयोग। तो इतनी चीजों के अंदर कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन नॉर्मल बनते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एल्कीन। तो सबसे पहले एल्कीन बनाने की विधियां हम देखेंगे। बनाने की विधियां, एल्कीन बनाने की विधियां। इन विधियों में बेटा सबसे पहला नंबर दिया है एल्कोहलों का निर्जलीकरण। सबसे पहला नंबर जो है वो है एल्कोहलों का निर्जलीकरण। एल्कोहलों का निर्जलीकरण। अब इस बात को जरा ध्यान दीजिए, जब किसी एल्कोहल को लेकर के और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम उसका क्या कराएंगे? निर्जलीकरण कराएंगे। निर्जलीकरण। तो याद रखिएगा, एल्कोहल से जब एक अणु जल का निकलेगा तो ऐसी स्थिति में एल्कीन बनेगा। तो यहां पर देखिएगा, ये आ जाता है CH3 बंध CH2 बंध OH। ये एल्कोहलों में फेमस एल्कोहल है जिसका नाम है एथिल एल्कोहल। जब इस एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हमारे द्वारा गर्म किया जाएगा, जब इस एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हमारे द्वारा गर्म किया जाएगा, तो इस OH के साथ एक ये हाइड्रोजन, जिसको हम कहेंगे बीटा हाइड्रोजन, ये निकल जाएगा। क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा। तो ये जो OH है, इस OH के साथ ये जो हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा, और इस प्रकार से ये निकल गया H2O। OH और H ये निकल गया H2O, और अब स्थिति क्या होगी देखना, CH2। एक हाइड्रोजन निकलने से इसका एक बंध खाली हो गया, और उसके बाद हम कहेंगे यहां पर CH2 और जुड़ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से हम कहेंगे यहां पर देखो आप, एल्कीन बन गया। एल्कीनों में फेमस एल्कीन है एथीन। ठीक है, तो एक लाइन याद रखना कि एल्कोहलों के निर्जलीकरण से क्या बनते हैं? तो सर एल्कीन बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्कीन बनते हैं, याद रखिएगा। अब एल्कोहलों के निर्जलीकरण का क्रम ये हम 12वीं के चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि होगा एल्कोहल। याद रखिएगा, तृतीयक एल्कोहल सबसे पहले जल देगा और जल देकर के एल्कीन बनाएगा। द्वितीयक एल्कोहल उसके बाद जल देगा और एल्कीन बनाएगा, और सबसे लास्ट में कौन देगा? प्राथमिक एल्कोहल देगा। ये द्वितीयक, तृतीयक और प्राथमिक एल्कोहल क्या है, इसके बारे में हम 12वीं के एल्कोहल वाले चैप्टर में चर्चा करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहां पर हमने जान लिए कि एल्कोहलों के निर्जलीकरण का क्रम कुछ इस प्रकार से है। पहले तृतीयक एल्कोहल, फिर द्वितीयक एल्कोहल, फिर प्राथमिक एल्कोहल जो है वह क्या होता है बेटा? निर्जलीकृत होता है। चलिए, अब इसके बाद हम बात करेंगे क्रिया नंबर 2। तो क्रिया नंबर 2 अपने को दी गई है एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहैलोजनीकरण से। एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहैलोजनीकरण से। विहाइड्रोहैलोजनीकरण से, याद रखिएगा, एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहैलोजनीकरण से। अब इसमें क्या होगा बेटा? याद रखो, विहाइड्रोहैलोजनीकरण, तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण मतलब होता है हाइड्रोजन का भी निकलना और हैलोजन का भी निकलना। सामने वी लगा हुआ है तो समझ जाना हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों साथ में निकलेंगे। विहाइड्रोहैलोजनीकरण, हाइड्रोजन और हैलोजन साथ में निकलेंगे। तो देखो, कोई एल्किल हैलाइड बना लो, तो ये आ गया एल्किल हैलाइड CH3। ठीक है ना, यहां पर एक फेमस एल्किल हैलाइड अपन ले लेते हैं CH3, CH2, CH2 और CH2Cl। आप कहेंगे सर ये क्या है? तो ध्यान से देखो, ये क्लोरोप्रोपेन है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, CH3, CH2, CH2Cl। इसका नाम है क्लोरोप्रोपेन। लेकिन मैंने एक हाइड्रोजन यहां से नीचे निकाल करके, सॉरी, यहां पर मुझे एक हाइड्रोजन निकालना था। ठीक है, इसको सुधारते हैं। ये
एक हाइड्रोजन मैंने यहां से नीचे कर दिया और यहां से एक क्लोरीन नीचे कर दिया। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में HCl बना करके निकल जाएंगे और दोनों के एक एक बंद खाली हो जाएंगे, तो दोनों मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से जब एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहैलोजनीकरण किया जाता है तो इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ हैलोजन जो है वो माइनस हो जाता है, हाइड्रोजन के साथ जो हैलोजन है वो माइनस हो जाता है। और इस प्रकार हम कहेंगे कि स्थिति कुछ इस प्रकार से बनती है, CH3 बंध, यहां पर आ जाएगा CH, फिर डबल बॉन्ड और उसके बाद आ जाएगा CH2। ये देखिए, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन निकल के चले गए, तो हाइड्रोजन भी निकल गया और हैलोजन भी निकल गया, तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी ये वर्ड आए विहाइड्रोहैलोजनीकरण, तो समझ जाना है कि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकल रहा है। और यदि ये क्रिया एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहैलोजनीकरण होगा, यह भी एक बार और पढ़ना है, जब कभी एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहैलोजनीकरण होगा तो ध्यान रखना है कि सर एल्कीन ही बनेगा। तो जितने कार्बन वाला एल्किल हैलाइड है उतने ही कार्बन वाला क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। 3 कार्बन वाला है तो 3 कार्बन वाला ही बनेगा। बोलो समझ में आई मेरी बात? क्या मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गई? आ ही गई होगी, बहुत आसान। अब बात करते हैं विसिनल डाइहैलाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। विसिनल डाइहैलाइड से तीसरा नंबर है विसिनल डाइहैलाइड से, विसिनल डाइहैलाइड से। अब इस बात को समझिएगा, विसिनल डाइहैलाइड किसको कहते हैं? जब लगातार 2 कार्बनों के साथ 2 हैलोजन लगे हो, जब लगातार 2 कार्बनों के साथ 2 हैलोजन लगे हो तो याद रखिएगा इसको हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। जब लगातार 2 कार्बनों के साथ 2 हैलोजन लगे हो तो इसको हम विसिनल डाइहैलाइड के नाम से जानते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। और जब विसिनल डाइहैलाइड को जिंक कॉपर युग्म के साथ गर्म करते हैं, जिंक कॉपर युग्म के साथ गर्म करते हैं, तो बड़ा सरल है, याद रखिएगा ये दोनों हैलोजन जो है ये किसके साथ क्रिया कर जाते हैं, Zn के साथ क्रिया कर जाते हैं। दोनों हैलोजन जब यहां से निकल जाते हैं तो ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरह से ये दोनों क्या बना लेते हैं बेटा, तो हम कहेंगे डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड। और ये जो Br है ये Zn के साथ क्रिया करके ZnBr2 ये बन जाता है। तो यहां पर ये बन गया एल्कीन, बना कि नहीं बना? एल्कीनों में कौन सा एल्कीन, तो हम कहेंगे एथीन। एल्केनों में कौन सा एल्कीन, तो हम कहेंगे एथीन। तो इस तरह से ये बन गया एथीन। और याद रखिएगा यहां पर आपके सामने जिंक ब्रोमाइड जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो कितना सरल था, विसिनल डाइहैलाइड को जिंक कॉपर युग्म के साथ गर्म करेंगे तो Zn भाग लेगा, कॉपर नहीं। ZnBr2 के साथ क्रिया करके ZnBr2 बनाएगा और यहां पर Br निकल जाने से इधर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या आ जाएगा, एल्कीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल्कीन। ठीक है, बात समझ में आ गई। नंबर 4, नंबर 4। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगली अभिक्रिया जिसका नाम है विटिंग संश्लेषण। क्या बोला गया है, विटिंग संश्लेषण। तो इसमें अब क्या करना होगा, या फिर चलो देख ही लेते हैं, विटिंग संश्लेषण भी देख ही लेते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कहीं पे काम तो आएगा ही आएगा किसी ना किसी टॉपिक में। विटिंग संश्लेषण, ठीक, विटिंग संश्लेषण। इसमें क्या करना है, इसमें मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन लेना है, मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो देखो यहां पर ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, P डबल बॉन्ड CH2 बंध, ये आ जाएगा C6H5 और यहां पर आ जाएगा थ्राइस, मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन। मेथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 को, डबल बॉन्ड CH2 को मेथिलीन कहते हैं, याद रखना। तो यह है मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन, मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन। बात समझ में आ गई। इसको हम गर्म करते हैं विटिंग संश्लेषण में, किसके साथ, कीटोन के साथ, O डबल बॉन्ड C
बंध आर, बंध आर। इसको हम गर्म करते हैं किसके साथ? तो हम कहेंगे कीटोन के साथ। अब कीटोन के साथ जब इसको हम गर्म करेंगे तो किस तरीके से हमें यहां पर क्या प्राप्त होने वाला है? एल्कीन प्राप्त होने वाला है। तो बात को समझिएगा, बहुत सिंपल सा प्रोसेस बताया गया है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस बताया गया है। बस क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन इधर जाएगा, ये उधर चला जाएगा, विटिंग संश्लेषण। ठीक, तो हम कहेंगे C6H5 थ्राइस, ठीक है ना, P डबल बॉन्ड O और धन यहां पर जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, बंध R, बंध R। इस तरह से ये यौगिक बनेगा। तो ये बन गया बेटा हमारा एल्कीन, ये बन जाएगा एल्कीन। यदि इन R का नाम क्लियर हो जाएगा कि CH3 है कि C2H5 है, तो हम बड़ी सरलता से इनका नाम भी आपको बता पाएंगे। ठीक है, तो विटिंग संश्लेषण में हमें कैसे पता चलेगा कि सर कितने, याद रखना सबसे पहली बात कि विटिंग संश्लेषण में क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। अब प्रश्न उठता है सर कितने कार्बन वाला? तो जितने कार्बन वाला हम क्या करेंगे, कीटोन लेंगे, उतने ही कार्बन वाला हमें एल्कीन मिलने वाला है। बस अंतर इतना होगा कि ये ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, ये CH2 इधर चला जाएगा। तो प्रोसेस बड़ा सरल है, लेकिन आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है। CH2, ठीक है ना, मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन, मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन, इसको लेकर के जब किसके साथ, किसी कीटोन के साथ क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो इन दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा और इस तरीके से बेटा क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला नंबर हम लेते हैं। अगला नंबर अपने को दिया गया है एल्काइनों के अपचयन से। मोस्ट IMP टॉपिक है, ये भी याद रखिएगा। अगला नंबर है एल्काइनों के अपचयन से, एल्काइनों के अपचयन से। तो आओ एल्काइनों का अपचयन कर लेते हैं। तो ये देखिए, किसी एल्काइन को ले लीजिए, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड C, इसकी तो संयोजकता 5 हो जाती है, थोड़ा सेट कर लें। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देखिएगा CH3 बंद C ट्रिपल बॉन्ड CH। हम यहां पर इसका हाइड्रोजन जोड़ के अपचयन कराएंगे, मतलब हाइड्रोजनीकरण कराएंगे। आप सभी जानते हैं हाइड्रोजनीकरण में बेस्ट उत्प्रेरक होता है कौन? निकेल। होगा क्या, ऊपर और नीचे के दोनों जो बंध हैं वो टूट जाएंगे, ऊपर और नीचे के दोनों जो बंध हैं वो टूट जाएंगे, ठीक है ना। और दोनों बंध के टूटने से, लेकिन अपने को तो एल्कीन बनाना है, तो अपन केवल एक ही बंध टूटेंगे, अपन केवल एक ही बंध तोड़ेंगे, ऊपर का या नीचे का। एक बंध तोड़ने से दोनों की एक एक संयोजकता खाली हो जाएगी और ये दो हाइड्रोजन में से एक इधर और एक इधर लग जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये CH3 फिर बंध C H डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से बन जाता है प्रोपीन। ठीक है, बनाने की विधियों में इक्का दुक्का ही IMP है। मेन जो एल्कीन के प्रश्न है वो उसके रासायनिक गुणों में, मेन जो उसके IMP क्वेश्चन है वो रासायनिक गुणों में, ठीक है ना। तो विसिनल डाइहेलाइड को जिंक कॉपर युग्म के साथ गर्म करते हैं, तो जितने कार्बन वाला विसिनल डाइहेलाइड है उतने ही कार्बन वाला एल्कीन बन जाता है। विटिंग संश्लेषण में जितने कार्बन वाला हम कीटोन लेते हैं उसमें एक कार्बन ये वाला ऐड हो जाएगा और इस प्रकार से एल्कीन बन जाएगा। फिर एल्काइनों के अपचयन से, जब हम एल्काइनों को लेकर के उसका अपचयन निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, याद रखना आंशिक अपचयन कराते हैं, पूरा अपचयन कराएंगे तो एल्केन बन जाएगा, पूरा अपचयन कराएंगे तो ये एक और बंध टूट जाएगा। तो यदि हम पूरा अपचयन कराते हैं तो क्या होगा, तो एल्काइन का सीधे एल्केन बनेगा, पूरा अपचयन कराएंगे तो। और यदि हम आंशिक अपचयन कराते हैं बेटा, यदि हम आंशिक अपचयन कराते हैं तो याद रखिएगा ये जो एल्काइन है, ये जो एल्काइन है इसका अपचयन हो जाएगा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में और इस तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से प्रोपीन। तो जितने कार्बन वाला कौन है, एल्काइन, यदि आंशिक अपचयन कराएंगे तो उतने ही कार्बन वाला क्या बनेगा, एल्कीन, और पूरा अपचयन कराएंगे तो उतने ही कार्बन वाला क्या बन जाएगा, एल्केन। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके प्रश्न है, मैं प्रश्न आपको जब एल्काइन, एल्केन और एल्कीन ये सब और बेंजीन ये सब खत्म हो जाएंगे तो आपके सामने मैं हाइड्रोकार्बन के प्रश्न लेकर के आऊंगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो चलिए वन शॉट लेक्चर में अपन पूरे क्वेश्चन खत्म करेंगे, एल्केन के, एल्कीन के, एल्काइन के, ठीक है ना, फिर इसके बाद बेंजीन के, फिर पेट्रोलियम के, सारे क्वेश्चन एक साथ खत्म करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं।
अगला जो टॉपिक है बेटा अब वो है एल्काइनों की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे एल्काइनों की रासायनिक अभिक्रियाएं। यहां से आपके आईएमपी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो एल्कीन की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इनमें सबसे पहले दिया गया है हाइड्रोजन का योग। हाइड्रोजन का योग याद रखिएगा। एल्कीनों में जो फेमस एल्कीन है, या तो एथीन है 2 कार्बन वाली, और नहीं तो 3 कार्बन वाली क्या है, प्रोपीन। एल्कीनों में केवल 2 ही एल्कीन काम की हैं, एक है एथीन और एक है प्रोपीन, मतलब जो फेमस है, याद रखिएगा। तो चलिए, यदि हम किसी एल्कीन में हाइड्रोजन का योग कराते हैं तो क्या बनेगा, तो हम कहेंगे सर एल्केन बनेगा। उतने ही कार्बन वाला क्या बनेगा, एल्केन। तो देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यदि इसमें मैं हाइड्रोजन का योग करा देता हूं तो एक बंध टूट जाएगा, दोनों की एक एक संयोजकता खाली हो जाएंगी और दोनों हाइड्रोजन जो है वो एक एक कार्बन से जुड़ जाएंगे। तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर, तो CH3 बंध CH3। इस तरह से यहां पर हम कहेंगे हाइड्रोजन का योग। याद रखिएगा एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाओं में, याद रखिएगा कि जब भी हम किसी एल्कीन में हाइड्रोजन का योग कराएंगे तो एल्कीन में हाइड्रोजन का योग कराने से क्या बनेगा, तो हम कहेंगे एल्केन बनेगा। एल्कीन में हाइड्रोजन का योग कराने से क्या बनेगा, तो हम कहेंगे एल्केन बनेगा। कुछ इस तरीके से। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट जो है आपके लिए वो है हैलोजन का योग। हैलोजन का योग, यदि मान के चलो हम किसी एल्कीन में हैलोजन का योग कराते हैं, तो यदि हम हैलोजन का योग कराते हैं तो निश्चित रूप से बेटा यहां पर क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। बना के दिखाते हैं आपको कैसे बनेगा। तो आइए हैलोजन का योग कराते हैं। अब एल्किल हैलाइड भी कौन सा बनेगा अभी दिखा देते हैं आपको। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड, क्या आ गया, CH2। ठीक है, ये वाला ले लीजिए, 3 कार्बन वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें किसी हैलोजन का योग करा दीजिए। होगा क्या, एक बंध टूटेगा, एक बंध के टूटने से दोनों की एक एक संयोजकता खाली हो जाएगी, और जैसे ही ये एक एक संयोजकता खाली होगी, जैसे ही एक एक संयोजकता खाली होगी, दोनों से एक एक हैलोजन जाकर के जुड़ जाएगा। इस तरीके से यहां पर Cl, इस तरीके से यहां पर जुड़ जाएगा Cl। बताओ क्या बना, क्या बना, इसको हम कह सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोएथेन। एल्किल हैलाइड बना है 1,2 डाइक्लोरोएथेन, लेकिन इसी को हम बोल सकते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड बना है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 कार्बनों से जब लगातार 2 हैलोजन जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या बनता है, तो हम कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड बनता है। क्या बनता है बेटा, विसिनल डाइहैलाइड बनता है। बात समझ में आ गई मेरी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये दूसरी अभिक्रिया हुई। अभिक्रिया नंबर 3, तीसरी अभिक्रिया है मार्कोनी काफ का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्कोनी काफ का नियम। मार्कोनी काफ का नियम, मार्कोनी काफ का जो नियम है, मार्कोनी काफ का जो नियम है ये क्या कहता है, याद रखिएगा। मार्कोनी काफ का जो नियम है वो केवल असममित एल्कीन पर लागू होता है। असममित एल्कीन पर। मार्कोनी काफ का जो नियम है वो केवल असममित एल्कीन पर लागू होता है, याद रखिएगा। अब ये असममित एल्कीन क्या होते हैं, जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु बराबर संख्या में ना हो। जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु बराबर संख्या में ना हो तो ऐसे एल्कीन को हम असममित एल्कीन कहते हैं। ये देखिएगा, तो यहां पर यह जाता है CH3 बंद CH और डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH2। यहां देखो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या जो है वो बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, तो ये असममित एल्कीन है। और जब किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु जैसे कि हैलोजन अम्ल, तो यहां पर किसी ध्रुवीय अणु या हैलोजन अम्ल की यदि हम बात करें तो हम HBr लेंगे। क्या लेंगे बेटा, HBr। याद रखिएगा, जब भी किसी असममित एल्कीन पर हम ध्रुवीय अणु अर्थात HBr का योग कराते हैं, ध्रुवीय अणु अर्थात HBr का योग कराते हैं, तो जोड़ने वाले अणु का
ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। मार्कोनी-काफ का नियम क्या है? जब भी किसी असममित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल या ध्रुवीय अणु, तो चाहे ध्रुवीय अणु चाहे हैलोजन अम्ल हो, वास्तव में जो हमें योग कराना है वो HBr का कराना है। ध्रुवीय अणु बहुत सारे होते हैं बेटा, यहां पर हम जल का भी योग करा सकते हैं, HBr का भी योग करा सकते हैं, HI का भी योग करा सकते हैं, HCl का भी योग करा सकते हैं, लेकिन जो मेन योग कराना है अपने को वो HBr का योग कराना है। इसके अलावा वो इनमें से कोई सा भी बोल सकता है, तो जब भी बोले काम वही करना है जो HBr के साथ हो रहा है। याद रखिएगा कि जब भी किसी असममित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग कराया जाता है तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। अब जरा गौर करना, हैलोजन अम्ल हमेशा कहां पर अटैक करता है? डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। हैलोजन अम्ल हमेशा कहां पर अटैक करता है? डबल बॉन्ड पे अटैक करता है और डबल बॉन्ड को तोड़ देता है। तो ये देखो CH3 बंध CH और बंध CH2, अब दोनों तरफ क्या हो गया है? एक एक बंध खाली हो गया है। ठीक है, दोनों तरफ क्या होगा? एक एक हाइट मतलब एक एक बंध जो है वो खाली हो जाता है। अब दोनों तरफ जब एक एक बंध खाली हो जाएगा तो क्या होगा? दोनों में से हाइड्रोजन परमाणु, देखो हाइड्रोजन किसके पास कम है? इसके पास कम है, तो ऋणात्मक भाग किससे जुड़ेगा? जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु कम है। ठीक है ना? तो Br किससे जुड़ेगा? इस वाले कार्बन से, ये जुड़ गया। और H किससे जुड़ जाएगा? उस वाले कार्बन से। क्या बन गया? ये बन गया 2 ब्रोमो, ये बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन गया? 2 ब्रोमो प्रोपेन। जब भी किसी असममित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग कराया जाता है तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। तो जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो इन दोनों की एक एक संयोजकताएं खाली होंगी। जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो इन दोनों कार्बनों की एक एक संयोजकताएं खाली होंगी। और आपको क्या करना है बेटा? आपको छोटा सा काम करना है। आपको सिर्फ ये काम करना है कि जो ऋणात्मक भाग होगा वो इधर आके जुड़ जाएगा। जैसे मान के चलो यहां पर H2O होता तो H2O में H प्लस और OH माइनस दो हिस्से होते हैं, तो OH माइनस इस कार्बन से आके जुड़ जाता, हाइड्रोजन इधर जाके जुड़ जाता। बात समझ में आ गई? यदि HBr की जगह H2O का योग कराया जाता तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग इधर आके जुड़ जाता। तो अभी जो 2 ब्रोमो प्रोपेन बना हुआ है उसकी जगह पे क्या बन जाता? तो हम कहते प्रोपेन 2 ऑल, 2 प्रोपेनॉल बन जाता। बात समझ में आ रही है? तो इसको याद रखना है। मार्कोनी काफ का नियम बहुत अच्छे से याद रखेंगे सभी बच्चे कि जब भी किसी असममित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग कराया जाता है तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये भी क्लियर हो जाता है। तो इसको बहुत ध्यान रखना है कि यदि हम किसी असममित एल्कीन पर किसी भी ध्रुवीय अणु अर्थात हैलोजन अम्ल का योग कराएंगे तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु कम है। आपसे वो पूछेगा क्या बनेगा, तो जोड़ के बता देना कि क्या बनेगा। हैलोजन होगा तो वो तो सीधे जाके वहीं जुड़ेगा। ठीक है ना? तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा यदि 3 कार्बन है तो, और 4 कार्बन है तो फिर जैसा कार्बन होगा वैसा बनेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर हम चलते हैं आगे। अब इसके बाद आएगा अगला नंबर जो कि है पराक्साइड प्रभाव। पॉइंट बाय पॉइंट हम आगे बढ़ रहे हैं। अगले नंबर पर है पराक्साइड प्रभाव, वेरी इंपॉर्टेंट। पराक्साइड प्रभाव, ये जो प्रभाव है ये MH खराश नाम के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसे हम क्या कह सकते हैं? खराश प्रभाव भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। और ये जो प्रभाव है ये मार्कोनी काफ के नियम के विपरीत है, इसलिए हम इसे प्रति मार्कोनी काफ का नियम कहते हैं। प्रति मार्कोनी काफ का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसे पराक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव या प्रति मार्कोनी काफ नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? पराक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव या प्रति मार्कोनी काफ के नियम के नाम से जानते हैं। यह नियम क्या कहता है?
ये नियम ये कहता है कि जब भी किसी असममित एल्कीन पर जब भी किसी असममित एल्कीन पर हैलोजन अम्लों का योग या ध्रुवीय अणु का योग किसकी उपस्थिति में किया जाता है? पराक्साइड की उपस्थिति में किया जाता है। किसकी उपस्थिति में किया जाता है? पराक्साइड की उपस्थिति में किया जाता है। तो ये क्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम के उल्टी होती है। ये क्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होती है। मतलब जुड़ने वाले अणु का धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु सबसे कम है। मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु कम है। लेकिन प्रति मार्कोनिकॉफ नियम में पराक्साइड की उपस्थिति में ये जो प्रभाव ये उल्टा हो जाएगा। तो CH3 बंध, याद रखिएगा, CH3 बंध CH2 बंध CH2 और बंध क्या लग जाएगा? Br। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरह से यहां पर बन जाएगा अब क्या? 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, एक मिनट रुकना बेटा। चलिए, तो हम यहां पर कह रहे थे कि पराक्साइड प्रभाव जो है वो मार्कोनिकॉफ के नियम का, याद रखना है, उल्टा है। इसलिए इसे प्रति मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। मार्कोनिकॉफ के नियम में जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु कम है। लेकिन याद रखिएगा, पराक्साइड प्रभाव में क्या होता है? पराक्साइड प्रभाव में जुड़ने वाले अणु का धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु कम है। तो जब ही क्या बना था? 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब देखो क्या बन गया? 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्योंकि अभी जहां पर हैलोजन जुड़ा था वहां पर आकर के कौन जुड़ गया बेटा? हाइड्रोजन जुड़ गया है। तो इस प्रकार से यहां पर क्या बन जाता है? 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाता है। ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई? इन दोनों नियमों को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं ओजोनीकरण की। अब बात करते हैं ओजोनीकरण की। ओजोनीकरण, ठीक है ना? ओजोनीकरण में क्या होगा बेटा? तो चलिए समझते हैं ओजोनीकरण में क्या होगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। यहां पर क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। बात को समझिएगा, ओजोनीकरण में क्या होता है? ओजोनीकरण आखिर है क्या? किसी एल्कीन का ओजोन के साथ जो योग है, किसी एल्कीन का ओजोन के साथ जो योग है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ जो योग है वो कहलाता है ओजोनीकरण। याद रखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है का, याद रखिएगा, ओजोन के साथ जो योग है वही कहलाता है क्या? ओजोनीकरण। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो ओजोन है, याद रखिएगा, इसमें जो ओजोन है बहुत अच्छे से समझिएगा, क्या होगा? ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। इस डबल बॉन्ड के टूटने से इन दोनों कार्बनों की एक एक संयोजकता जो है वो दोनों तरफ खाली हो जाएगी। दोनों कार्बनों की एक एक संयोजकता जो है वो दोनों तरफ क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। फिर इसके बाद ये जो ओजोन है, O डबल बॉन्ड O और उपसह संयोजी बंध O, तो पहले ये वाला ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगा और इधर आके बैठ जाएगा। फिर इसके बाद यहां पर हम कहेंगे, इसके बाद यहां पर ये जो, इसके बाद यहां पर ये जो सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है, ये मतलब डबल बॉन्ड में से एक जो बंध है वो टूट जाएगा और इस बंध के टूटने से हम कहेंगे एक एक संयोजकता जो है वो क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। एक एक संयोजकता जो है वो खाली हो जाएगी और इस तरह से ये सीधे जाके इसमें फिक्स हो जाएगा। ये हो गया फिक्स। देख लो आप, क्या ये यहां पर आके सीधे कनेक्ट हुआ है? तो आप कहेंगे जी सर। तो बात बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों की एक एक संयोजकता खाली होगी। फिर एक ऑक्सीजन ये वाला यहां पर आकर के जुड़ेगा। फिर जो दोनों संयोजकताएं हैं उनको भरने के लिए एक बंध और टूटेगा, स्टेप ये आएगा, ये सीधे यहां पर फंस जाएगा करके, और इस तरह से बेटा यहां पर बन जाएगा एल्कीन ओजोनॉइड।
एल्कीन ओजोनॉइड, क्या बनेगा? एल्कीन ओजोनॉइड, ठीक है, याद रखिएगा, एल्कीन ओजोनॉइड बनेगा। चलिए ठीक, अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद ये एक अस्थाई यौगिक है, याद रखिएगा, कैसा यौगिक है? अस्थाई है। तो ये क्या करेगा? ये जल अपघटित हो जाएगा, ये जल अपघटित हो जाएगा, और जल अपघटित हो जाएगा तो इस तरह से टूटेगा ये, याद रखिएगा, कुछ इस प्रकार से ये टूट जाएगा, इस तरह से ये टूट जाएगा, ठीक है ना। अब गौर करने वाली बात है, ध्यान देना, यहां पर हमारे पास है ऊपर H, नीचे भी H, बंध O, ये बंध टूटा, ऑक्सीजन की एक संयोजकता खाली, ये बंध टूटा, कार्बन की एक संयोजकता खाली। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर यहां पर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो देखो यौगिक क्या बन गया? HCHO, HCHO क्या बन गया? फार्मेल्डिहाइड। क्या बन गया? फार्मेल्डिहाइड। तो ऊपर भी फार्मेल्डिहाइड बनेगा, नीचे भी फार्मेल्डिहाइड बनेगा, मतलब क्या बनेगा? HCHO। मेन यौगिक क्या बन रहा है? फार्मेल्डिहाइड बन रहा है। और ये जो ऑक्सीजन है ये जल के साथ जुड़ करके क्या बना देगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देगा। बात समझ में आ गई? तो अपने को ध्यान रखना है। अब ओजोनीकरण का स्पेशल जो है, ओजोनीकरण स्पेशल जो है वो हम कब पढ़ेंगे? हम एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ेंगे। अभी मैं केवल एक ही रिएक्शन इसकी समझा रहा हूं आपको, लेकिन जब हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ाएंगे तो उस एल्डिहाइड और कीटोन में हम ओजोनीकरण का स्पेशल इफेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें किसी एल्कीन से हम फार्मेल्डिहाइड के साथ एसिटाल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों भी बना सकते हैं। वो सब हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन में बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसको ध्यान में रखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन भी। तो इसमें क्या होगा? एल्कीन का पहले ओजोनीकरण होगा, जिससे एल्कीन ओजोनाइड बनेगा, जो कि कैसा होगा? अस्थाई। क्या बनेगा? एल्कीन ओजोनाइड, जो कि क्या होगा? अस्थाई। फिर इसके बाद क्या होगा? इस तरीके से इसका बंध वियोजन होगा, ऊपर फार्मेल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल यौगिक बनेगा, नीचे भी फार्मेल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल यौगिक बनेगा, और ये ऑक्सीजन के जल के साथ क्या बना करके? तो हम कहेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना करके निकल जाएगा। तो इस तरह से तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुए हैं, मार्कोनी-काफ का नियम, पेरोक्साइड प्रभाव, ओजोनीकरण, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन बनता ही है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे क्या? एपॉक्सीकरण। अब हम देखने वाले हैं एपॉक्सीकरण। अब ये कौन सी नई चीज है भाई? एपॉक्सीकरण। एपॉक्सीकरण क्या होता है? तो ये एक सिंपल सा मेथड है, जिसमें क्या करते हैं, निम्नतर एल्कीन को जब क्या किया जाता है, 200 से 300, 200 से 400 अंश सेल्सियस ताप पर सिल्वर की उपस्थिति में ऑक्सीजन से योग कराया जाता है, तो देखिएगा एपॉक्सीकरण की क्रिया होती है। तो सबसे पहले निम्नतर एल्कीनों में आप ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें आप करा दो ऑक्सीजन का योग, वो भी किसकी उपस्थिति में? सिल्वर की उपस्थिति में, ठीक है ना, सिल्वर की उपस्थिति में, और 200 से 400 डिग्री टेम्परेचर पर। तो क्या होने वाला है? एक बंध टूट जाएगा, एक बंध टूट जाएगा, और दोनों की एक एक संयोजकता खाली हो जाएगी, और इस खाली संयोजकता से कौन जुड़ जाएगा? तो हम कहेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। इसका नाम है एपॉक्सी एथेन, इसका नाम है एपॉक्सी, ये समूह कहलाएगा एपॉक्सी, एपॉक्सी एथेन, याद रखिएगा। इसका नाम है एपॉक्सी एथेन या एथीन एपॉक्साइड, एपॉक्सी एथेन या एथीन एपॉक्साइड, याद रखिएगा, ठीक है ना। हम कार्बन का नंबर भी दिखा सकते थे, लेकिन ये पहला और दूसरा ही है, कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। अब जैसे यहां पर मान के चलो एक और रिएक्शन आप देख लो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक और रिएक्शन आप देख लो, एपॉक्सीकरण हमेशा एल्कीन का ही होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। फिर इसके बाद यहां पर देखो आप CH3 बंध CH डबल बॉन्ड CH2, इसका भी हम कराने वाले हैं क्या? एपॉक्सीकरण। इसका भी हम कराने वाले हैं एपॉक्सीकरण। तो ये Ag की उपस्थिति में 200 से 400 डिग्री टेम्परेचर पर हम गर्म करेंगे, ये बंध डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इन दोनों से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से CH3 बंध CH, यहां पर आ जाएगा CH2, एक ऑक्सीजन यहां और एक ऑक्सीजन यहां लग जाएगा, लग जाएगा। अब यहां पर देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो क्या हो जाएगा? 1,2 डाई एपॉक्सी,
1,2 डाई एपॉक्सी, और क्या कहलाएगा 3 कार्बन के लिए प्रोप और धन एन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ कोई गिनती है ही नहीं, पहला दूसरा, लेकिन यहाँ पर 3 कार्बन थे, तो पहला कार्बन वो, दूसरा ये, तीसरा ये, तो पहले और दूसरे पर एपॉक्सी समूह लगा है, तो इसका नाम हो गया 1,2 डाई एपॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम हो गया इसका 1,2 डाई एपॉक्सी प्रोपेन। क्या बात समझ में आती है? ठीक, तो याद रखिएगा एपॉक्सीकरण की क्रिया सिंपल है, एल्कीन के साथ होती है, ऑक्सीजन का योग होता है, सिल्वर की उपस्थिति में होता है, और 200 से 400 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो यह है एपॉक्सीकरण, यह है क्या एपॉक्सीकरण। चलिए आगे चलते हैं, अब हम समझते हैं ऑक्सीकरण। अब हम समझते हैं ऑक्सीकरण। अगला जो रिएक्शन है एल्कीनों का वो है ऑक्सीकरण। ठीक है, अगला जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीकरण। इसमें क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, एल्कीन का ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे क्या होता है उसके जो डबल बॉन्ड है उनका क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है, और उन डबल बॉन्ड के विखंडन से यहाँ पर देखो क्या बनते हैं, कार्बोनिल यौगिकों के साथ हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से रिएक्शन आपको दिए गए। तो बड़े सिंपल रिएक्शन यहां पर बताए गए हैं, आइए देखते हैं। देखिएगा आपकी जो बुक है उसके हिसाब से सबसे पहले हम चलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर हम करते हैं ऑक्सीजन का वियोजन। अब बात को समझिएगा क्या होगा यहां पर हम प्रबल ऑक्सीकारक लेंगे, जैसे कि क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7। ठीक, हम यहां पर लेंगे या तो क्षारीय KMnO4, और नहीं तो हम लेंगे क्या, अम्लीय K2Cr2O7। या तो क्षारीय KMnO4 हम लेंगे या तो अम्लीय K2Cr2O7 हम लेंगे। ठीक है, चलिए अब करना क्या है, बहुत सिंपल। जब भी ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, इस ऑक्सीकरण में ये बंध जो है ये टूट जाएगा। जब भी ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, ऑक्सीकरण की क्रिया में जो बंध है वो टूट जाएगा। बंधों के टूटने से याद रखना, उस तरफ जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला अम्ल बनेगा, इस तरफ जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला अम्ल बन जाएगा। तो यहां पर हम कहेंगे एक एक कार्बन वाला अम्ल बन जाएगा HCOOH, HCOOH, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, फार्मिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, फार्मिक अम्ल, याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा रिएक्शन देखते हैं। यहां पर देखिएगा CH3 बंद CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब फिर से हम यहां पर क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां पर 2 कार्बन थे, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड का वियोजन हो गया, एक तरफ जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला अम्ल, एक तरफ जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला अम्ल बन जाएगा। तो इस तरह से यहां पर फिर से इस डबल बॉन्ड का यहां वियोजन हो जाएगा, एक कार्बन उस तरफ है, एक कार्बन वाला अम्ल बन जाएगा H बंध COOH, और इस तरफ 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला अम्ल बन जाएगा, तो ये आ जाएगा CH3COOH। ठीक है, बात समझ में आ गई, CH3COOH। तो इस तरीके से यहां पर हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो जब भी हम किसी एल्कीन का ऑक्सीकरण कराएंगे तो एल्कीन के ऑक्सीकरण से डबल बॉन्ड टूटेगा, और दोनों तरफ जितने कार्बन हैं उतने कार्बन वाले क्या बन जाएंगे, अम्ल बन जाएंगे। बात समझ में आती है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, सारे IMP हैं, याद रखना, छठे छठाए टॉपिक है। अब इसके बाद यहां पर हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, जो कि है सेट-जेफ नियम। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है, याद रखिएगा, सेट-जेफ नियम। सेट-जेफ नियम जो है ये बहुत ही सिंपल है। ठीक, देखिए क्या होता है। सेट-जेफ नियम, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब किसी एल्किल हैलाइड को लेकर के और हम गर्म करते हैं तो इसमें हाइड्रोहेलोजनीकरण की क्रिया होती है और एल्कीन बनते हैं। सेट-जेफ नियम में क्या होता है बेटा, वास्तव में वी हाइड्रो
हैलोजनीकरण की क्रिया होती है, विहाइड्रो हैलोजनीकरण की क्रिया होती है। और याद रखिएगा इस विहाइड्रो हैलोजनीकरण की क्रिया में हम कहेंगे कि एल्कीन बनता है। मैं आपको दिखाता हूं होता क्या है वास्तव में। जैसे उदाहरण के लिए जरा देखिएगा, CH3 बंद CH, Br बंद CH2 बंद CH3, इसका नाम क्या होना चाहिए? तो इसका नाम होना चाहिए 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका नाम होना चाहिए 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, सेटजेफ नियम में कौन सी क्रिया होती है? विहाइड्रोहैलोजनीकरण की क्रिया होती है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई है। अब इसमें होगा क्या, ये जो हैलोजन परमाणु है, याद रखिएगा ये हैलोजन परमाणु जो है बीटा हाइड्रोजन के साथ निकलता है। अब आप कहेंगे सर बीटा हाइड्रोजन क्या होता है? तो समझिएगा हैलोजन से जुड़ा कार्बन जो है, हैलोजन से जुड़ा कार्बन है अल्फा कार्बन, और उसके बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। अब ये हैलोजन किसी भी बीटा हाइड्रोजन के साथ, ये हैलोजन किसी भी बीटा हाइड्रोजन के साथ, चाहे तो ये वाला चाहे तो ये वाला, ये हैलोजन किसी भी बीटा हाइड्रोजन के साथ बड़ी सरलता से क्या होगा, जुड़ जाएगा, बड़ी सरलता से जुड़ जाएगा। और देखिएगा कैसे निकलेगा, यदि यहां से निकालना हो तो इधर से निकाल लो, इधर से निकालना इधर से निकाल लो, आपकी इच्छा। यदि हाइड्रोजन इधर से निकलता है बेटा, मैं इसी तरफ से निकाल देता हूं, तो Br जो है एक बीटा हाइड्रोजन के साथ HBr बना करके निकल जाएगा, ये Br इस हाइड्रोजन के साथ HBr बना के निकल जाएगा, इस कार्बन का एक बंद खाली हो जाएगा, इस कार्बन का एक बंद खाली हो जाएगा। तो इस तरह ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड बना लेंगे, CH3 बंद CH, डबल बॉन्ड CH और बंद CH3, क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन, क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन। इसी को कहते हैं बेटा सेटजेफ नियम, याद रखिएगा। तो सेटजेफ नियम जो है वास्तव में एल्किल हैलाइडों पर लागू होता है, और इस क्रिया में विहाइड्रोहैलोजनीकरण की क्रिया होती है, जिससे क्या बनता है, तो सर एल्कीन बनता है। और कितने कार्बन वाला, जितने कार्बन वाला एल्किल हैलाइड होगा उतने ही कार्बन वाला एल्कीन बनेगा। डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन तुम कौन सा निकाल रहे हो। यदि तुम ये वाला हाइड्रोजन निकालते बेटा तो 1 ब्यूटीन बनता, 1 ब्यूटीन, लेकिन तुमने ये वाला हाइड्रोजन निकाला इसलिए डबल बॉन्ड पीछे बन गया, तो क्या बन गया, 2 ब्यूटीन। क्या कहते हो, बात सारी समझ में आ गई क्या? बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? बताइए, क्या मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो हम इसी तरीके से क्या करेंगे, ऑर्गेनिक जो है इसके मेन रिएक्शन को समझेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा कोर्स नहीं लिया है, यदि वो रिवीजन के लिए, इस महीने रिवीजन के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो 499 वाला कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसमें सारे जो कोर्स है उसका क्या हो जाएगा, रिवीजन। रिवीजन क्लास में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्टों का एक मंथ के अंदर हम क्या कर देंगे, रिवीजन कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन होना है वो सारे बच्चे जो हैं क्या करेंगे, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8962553049 पर कॉल कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।